नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संघ एवं इसका क्षेत्र। इसके पहले अभी हमने कवर किया था भारत की जो प्रमुख विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। तो दोस्तों जिसको भी वो वीडियो देखना हो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो लाइन से देख सकते हैं। ठीक, शुरुआत की गई है किससे दोस्तों, जो हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी कवर कर दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये कहा गया था अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किया कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। ठीक, क्या कहा गया दोस्तों? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कहा गया जो भारत है अपना, इंडिया यानी भारत। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी बन जाएगा कि भारतीय संविधान में अपने देश का नाम क्या किया गया। ठीक, क्या लिया गया है? तो इंडिया और भारत दोनों ही नाम लिए गए। तो इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अमेरिकी संविधान की तरह राज्यों को संघ से अलग करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। राज्य किसी भी हालत में संघ से अलग नहीं हो सकते। मतलब कि जो अपना देश है वो राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है, ना कि राज्यों के बीच किसी भी समझौते का परिणाम। राज्य को संघ से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो है इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 के तहत कहा गया है। ठीक, अब इसमें देखिए अनुच्छेद 1 में क्या क्या आता है दोस्तों? अनुच्छेद 1 में राज्यों के क्षेत्र आ जाते हैं, संघ क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाएगा। ठीक, जैसे कि देखिए दोस्तों, जैसे कि बांग्लादेश से कुछ भूमि का आदान प्रदान लेकर भी ऐसा हुआ था। ठीक, ऐसा हुआ था, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, वो जो भी है वो हुआ था हमारा कौन सा? संविधान संशोधन 2 के तहत। कौन से? दूसरे संविधान संशोधन के तहत हुआ था। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत राज्यों का संघ है, इस कथन से क्या आशय है? तो जैसा कि दोस्तों अभी हमने बात की, भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक, राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है, ये भी एकदम सही है। भारत विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। तो दोस्तों जो तीनों कथन है वो इस कथन की, इस क्वेश्चन की पुष्टि करते हैं। तो तीनों ही कथन एकदम करेक्ट हैं। ठीक, याद रखिएगा, भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है, राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है, भारत विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। ठीक, मतलब कि राज्य विभक्त हो सकते हैं लेकिन संघ नहीं। उपयुक्त सभी ये जो तीनों भी हैं स्टेटमेंट वो एकदम राइट है, सही है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम तथा उनके क्षेत्र के विस्तार को संविधान की किस अनुसूची में दर्शाया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अनुसूची 1 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुसूची 1 के अंतर्गत। मतलब कि अगर किसी राज्य का नाम, क्षेत्र या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जाता है तो अनुसूची 1 में भी परिवर्तन करना पड़ता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये है अनुसूची 1 के अंतर्गत। ठीक, किसके अंतर्गत? अनुसूची 1 के अंतर्गत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वर्तमान समय में भारत में क्रमशः कितने राज्य तथा कितने संघ शासित राज्य हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, क्रमशः मतलब कि कितने राज्य? तो 28 राज्य हैं इस समय और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, मतलब कि 8 संघ शासित राज्य हैं। क्या है? 8 संघ शासित राज्य हैं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन है। ठीक, ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित राज्य हैं। ठीक, संघ शासित राज्य से मतलब होता है कि उसका जो नियंत्रण है वो केंद्र के द्वारा है, मतलब केंद्र उस पर नियंत्रण रखता है या केंद्र उस पर शासन करता है। ठीक, केंद्र द्वारा शासित होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो दोस्तों याद रखना, जब किसी नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य का मतलब क्या है? जो भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं है, मतलब कि भारत के क्षेत्र के बाहर। ठीक, भारत के बाहर से अगर किसी भी राज्य का प्रवेश होता है तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। तो देखिए इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा अनुच्छेद 2 और 3 में। तो याद रखना, जो पहला है, सबसे पहले क्या है, जब किसी को कुछ दिया जाएगा तभी तो मतलब कि उससे कुछ लिया जा सकता है। मतलब ये याद रखिएगा,
सबसे पहले क्या है, सबसे पहले भारत के जो बाहर का क्षेत्र है उनका प्रवेश क्या है, वो आर्टिकल 2 के तहत है। किसके तहत, अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक, मतलब है कि अनुच्छेद 2 के तहत है नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना। ठीक, नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करना या नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा जो अनुच्छेद 2 है, मतलब कि जो अनुच्छेद 2 है इसका संबंध इतना याद रख लीजिए कि अगर किसी भारत के बाहर से कोई राज्य भारत में प्रवेश करता है तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसका अपोजिट दोस्तों अब जो आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ के राज्यों की पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। अब देखिए भारत संघ के, देखिए भारतीय संघ मतलब कि संघ के, वर्ल्ड वर्ल्ड पर फोकस कीजिए। भारतीय संघ के मतलब कि भारत के ही, भारत के राज्यों की सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन या सीमा को घटाना, सीमा को कम करना, राज्य को समाप्त कर देना, ये सब होगा भारत के अंदर। भारत से बाहर इसका कोई भी मतलब नहीं है। भारत के अंदर की अगर बात की जाए तो दोस्तों वो हो जाएगा अनुच्छेद 3। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आ जाएगा, आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 3 के तहत निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। संसद भारत के किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, बिल्कुल सही बात है, जो कि अभी हमने की। संसद भारत के किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी, ये भी एकदम करेक्ट है। संसद भारत के किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, एकदम करेक्ट है दोस्तों। याद रखना तीनों में, ए और बी, सी में क्या वर्ड आया है, भारत के। भारत के मतलब कि भारत के ही, भारत के बाहर नहीं, जो भारत का है, जो भारत के अधिकार में, उसकी बात अभी की जा रही है। और डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों याद रखिएगा ये उपर्युक्त सभी जो तीनों कथन हैं वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत ही आते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। दोस्तों याद रखिएगा इस समय आप लोग काफ़ी सुन रहे होंगे कि बहुत से राज्यों का या जगह का नाम चेंज किया जा रहा है। ठीक, राज्यों का नाम चेंज किया जा रहा है। तो दोस्तों ये आता है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 3। ठीक, मतलब कि भारत के अंदर जो हो रहा है ये सब क्या कहाँ हो रहा है, संघ के अंदर हो रहा है। ठीक, भारत के अंदर हो रहा है, भारत के राज्यों में हो रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये आता है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अगर क्वेश्चन पूछ दें कि अगर भारत के किसी राज्य का नाम चेंज करना है तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत तथा बांग्लादेश के बीच कुछ भूभाग का हस्तांतरण निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ। ठीक, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ। तो दोस्तों याद रखिएगा ये हुआ था 100वां संविधान संशोधन 2015। कौन सा, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 के तहत हुआ था। हुआ ये था दोस्तों कि बांग्लादेश की कुछ भूमि लेकर और भारत की कुछ भूमि दे दी गई थी। मतलब ये एक हिसाब से ट्रांसफ़र हुआ था, हस्तांतरण हुआ था। ठीक, मतलब कि एक्सचेंज हुआ था। क्या हुआ था, एक्सचेंज हुआ था। ठीक, ट्रांसफर में एक्सचेंज हुआ था। भारत की कुछ भूमि बांग्लादेश को दे दी गई थी और बांग्लादेश की कुछ भूमि भारत ने ले ली थी। तो ये दोस्तों हुआ था 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, भारत के किसी राज्य क्षेत्र के नाम में परिवर्तन करने से संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ता है। तो दोस्तों याद रखिएगा अनुसूची 1 में परिवर्तन करना पड़ जाएगा। ठीक, अनुसूची 1 में, जो कि अभी हमने पहले बात कर ली है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। दोस्तों क्या बात कही गई है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है, चीन, बांग्लादेश, नेपाल या भूटान। तो दोस्तों याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो स्थलीय सीमा है, ठीक, सबसे जो लंबी स्थलीय सीमा है वो भारत साझा करता है दोस्तों बांग्लादेश के साथ। किसके साथ साझा करता है, बांग्लादेश के साथ। ठीक, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, सबसे जो लंबी सीमा है वो साझा करता है बांग्लादेश के साथ। ठीक, बांग्लादेश के साथ। हालांकि मैप में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन चारों तरफ से बांग्लादेश से सीमा घिरे होने के कारण जो एक हम लोग पढ़ते नहीं परिमाप, ठीक, परिमाप जो जितना मतलब कि परिमाप पढ़ते हैं, तो अगर उस हिसाब से आप लोग देखेंगे
तो जो बांग्लादेश की जो सीमा है वो अगर चारों तरफ का जोड़ दिया जाएगा तो वो सबसे ज़्यादा निकलेगी। क्या निकलेगी? स्थलीय सीमा जो है वो सबसे ज़्यादा निकलेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस देशी रियासत को पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में मिलाया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भारतीय रियासतों का एकीकरण हो रहा था तो दोस्तों कुछ रियासतें थी जो आनाकानी कर रही थी, जिसमें से एक कश्मीर थी, कश्मीर रियासत, एक थी दोस्तों हैदराबाद और एक थी जूनागढ़। तो दोस्तों हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में मिला लिया गया, ठीक। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्यवाही द्वारा मिला लिया गया। और दोस्तों क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इसके तहत कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो दोस्तों याद रखना ऑपरेशन पोलो, ठीक। कौन सा? ऑपरेशन पोलो, ठीक। ऑपरेशन जो पोलो था ये इसी से संबंधित था। किससे संबंधित था? हैदराबाद को जो पुलिस कार्यवाही द्वारा मिलाया गया था भारत में। तो याद रखना ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया गया है कि कौन सा ऑपरेशन पोलो के तहत किस राज्य को भारत में, मतलब कि किस रियासत को भारत में मिलाया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा हैदराबाद। किसको? हैदराबाद को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिला लिया गया? ठीक, किस देशी रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा? तो दोस्तों याद रखिएगा हैदराबाद की बात आए तो पुलिस कार्रवाई, ठीक, ऑपरेशन पोलो के द्वारा। लेकिन अगर जनमत संग्रह की बात आए तो दोस्तों याद रखना जूनागढ़ रियासत। किसको? जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिला लिया गया था, ठीक। तो क्वेश्चन इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को विलय पत्र के द्वारा भारत में मिलाया गया? निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को विलय पत्र के द्वारा भारत में मिलाया गया? तो दोस्तों ये आप लोगों ने काफ़ी बार सुना भी होगा। ये दोस्तों जो कश्मीर के राजा हरि सिंह थे उनके द्वारा एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। तो दोस्तों विलय पत्र के द्वारा ही, इसकी कहानी बड़ी लंबी है, कभी विस्तार से इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों कश्मीर जो रियासत थी उसको विलय पत्र के द्वारा मिला लिया गया था भारत में। किसमें? भारत में, ठीक। तो आप लोग याद रखना विलय पत्र कश्मीर, जनमत संग्रह जूनागढ़, और ऑपरेशन पोलो या पुलिस कार्यवाही या सैन्य कार्यवाही, एक हिसाब से वो एक सैन्य कार्यवाही थी। तो वो दोस्तों किसको मिलाया गया? हैदराबाद को उसके द्वारा मिला लिया गया। तो अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संबंध भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से है? इसके धर आयोग, ठीक, जेबीपी समिति। देखिए क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे पहले कौन सा आयोग बनाया गया था? तो दोस्तों वो था एसके धर आयोग। कौन था? एसके धर आयोग, ठीक। और ये जो तीनों है एसके धर आयोग, जेबीपी समिति, इसमें पूछ देते हैं जेबीपी में कौन कौन था? तो जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया, ठीक, पट्टाभी सीतारामैया। तो याद रखिएगा जेबीपी समिति में 3 लोग थे, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। और सी दोस्तों है फजल अली आयोग। ये जो तीनों ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हैं, उपयुक्त सभी। ये तीनों ही दोस्तों भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित थे, ठीक। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक, उपयुक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा फजल अली जो आयोग है, ठीक, भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। कौन सा था दोस्तों? आंध्र प्रदेश, ठीक, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। और ऐसा क्यों होता? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में मतलब कि एक थे दोस्तों रामुल्लू थे, ठीक, जिन्होंने अनशन किया था, जिनको अनशन लगभग 50 या 55 दिन का अनशन किया था। और उस अनशन में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सरकार को मजबूर होना पड़ा था भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन करने पर, ठीक। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, ऐसा जो पहला राज्य कौन सा बना भाषा के आधार पर गठित होने वाला, वो था आंध्र प्रदेश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दादरा एवं नागर हवेली को संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक, संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, क्या 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत दोस्तों क्या किया गया था? दादरा एवं नागर हवेली को संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया था, ठीक, परिवर्तित कर दिया गया था। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोवा को पुर्तगाल से कब आज़ाद किया गया? गोवा को पुर्तगाल से कब आज़ाद किया गया? 1960, 61, 62 या 63? तो दोस्तों याद रखिएगा 1961 को। कब आज़ाद किया गया? 1961। और इसमें कुछ बातें हम लोग और भी जान लेते हैं। 1961 में पुलिस कार्यवाही के माध्यम से दोस्तों भारत में 3 क्षेत्रों को अधिकृत किया गया था। कौन कौन से थे? एक थे गोवा और दूसरा दमन एवं दीव। ठीक, दमन एवं दीव। तो दोस्तों जो इनको किस संविधान संशोधन के तहत अगर पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन बाद में दोस्तों क्या हुआ? 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। किसको? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो देखिए जो कि हमारा एक क्वेश्चन भी है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा 1987 को दे दिया गया था। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, 2 जून 2014 को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना? तो दोस्तों ये काफ़ी लोगों को याद ही होगा, ये था तेलंगाना। कौन सा राज्य था? तेलंगाना। ठीक, तेलंगाना को 2 जून 2014 को दोस्तों आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया था। ठीक, आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। ठीक, किसको? तेलंगाना को। ठीक, और ये कौन सा नंबर का राज्य था? तो दोस्तों याद रखना उस समय ये 29वें नंबर का राज्य था। कौन से नंबर का था? 29वें नंबर का राज्य था। ठीक, याद रखिएगा। 26वें नंबर का दोस्तों कौन था? तो 26वें नंबर का दोस्तों था मध्य प्रदेश। ठीक, 27वें नंबर का दोस्तों कौन था? 27वें नंबर का था उत्तर प्रदेश और 28वें नंबर का था बिहार। ठीक, इनसे किसको किसको अलग किया गया था? तो देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश से किया गया था उत्तराखंड को। ठीक, जो कि 26वें नंबर का था। फिर दोस्तों बिहार से किया गया था छत्तीसगढ़ को। और दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश से किया गया था किसको? मध्य प्रदेश से किया गया था झारखंड को। ठीक, मध्य प्रदेश से किया गया था छत्तीसगढ़ को। देखिए एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। ठीक, कन्फ्यूजन है थोड़ी सी। सबसे पहला दोस्तों कौन बना था? सबसे पहला बना था बिहार से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। किसको? बिहार से छत्तीसगढ़ को। ठीक, नहीं एक मिनट, किया गया था दोस्तों मध्य प्रदेश से। ठीक, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को, बिहार से। ठीक, उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को, और तीसरे नंबर पर दोस्तों क्या आता है? बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। ठीक, बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। ठीक, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग ये याद रखेंगे तेलंगाना, क्योंकि ये नया नया है तो ये पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा भी गया है। तेलंगाना को 2 जून 2014 को 32वें राज्य के रूप में नया राज्य बनाया गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का पहला राज्य कौन था जिसका नाम परिवर्तन किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा जो पहला राज्य था वो था संयुक्त प्रांत। कौन था? संयुक्त प्रांत, जिसका नाम बदलकर बाद में उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक, क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश। तो पहला राज्य कौन था? संयुक्त प्रांत। ठीक, नॉर्मली भाषा के आधार पर हम बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली। वैसे भी दोस्तों सबसे पहले भी अगर बात किया जाए तो इसी को संयुक्त प्रांत कौन था दोस्तों? संयुक्त प्रांत को सबसे पहले नाम परिवर्तन किया गया था। ठीक, उसके बाद दोस्तों भाषाई आधार पर अगर पूछ दिया जाए तो आंध्र प्रदेश को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर पूछ दिया जाएगा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? ठीक, या कह दें कि किसके तहत दिल्ली का नाम बदला गया? तो वो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दोस्तों दिल्ली का नाम चेंज कर दिया गया, या हम लोग ये कह सकते हैं कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो था दर्जा दिया गया। ठीक, तो इसका दोस्तों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दिल्ली। ठीक, दिल्ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार नए राज्यों के गठन की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें है? तो दोस्तों अभी हमने बात की, ये किसके अंतर्गत है? ये है संसद में। किसमें है दोस्तों? संसद में। ठीक, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार नए राज्यों के गठन की शक्ति निम्नलिखित में किसमें? तो याद रखिएगा संसद में। किसमें है? संसद में। ठीक, क्योंकि संसदीय विशेष बहुमत, ठीक, साधारण बहुमत है। ये होता किसके तहत है? साधारण बहुमत है। ठीक, साधारण बहुमत से राज्यों का गठन किया जाता है। और देखिए राज्यों का मतलब गठन कर सकते हैं। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ जाता है कि राज्यों को गठन जो है वो साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत से, 3/4 बहुमत से, कुछ भी पूछ दे तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ये साधारण बहुमत से ही हो जाता है। ठीक, साधारण बहुमत से ही हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ शासित राज्य बनाए गए? तो दोस्तों याद रखिएगा 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य। ठीक, 14 राज्य तथा 6 संघ शासित राज्य बनाए गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
और लास्ट क्वेश्चन है, भारत की देशी रियासतों को, जो भारत की देशी रियासतें थे उनके एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो दोस्तों ये सभी को पता होगा, काफ़ी बार सुना भी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीयों का मतलब कि जो देशी रियासतें थे उनका एकीकरण का पूरा जो श्रेय है उन्हें ही दिया जाता है। किसे दिया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा किसे दिया जाता है, वो दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक, तो आप लोग भूलना मत, ना ही कन्फ्यूज होना। और आज का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। थोड़ा सा दोस्तों हेल्थ इश्यू की वजह से आज थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मैनेज करना। कल फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ और अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को 1 से 2 बार फिर से देख लेना, जिससे कि जो चीज़ें हैं वो आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। ठीक, तो अच्छे से अपना ख्याल रखिए दोस्तों, मोटिवेट रहिए, डिमोटिवेशन एकदम नहीं लाना है। और हल्का फुल्का तो आता है हर दूसरे तीसरे दिन हर किसी के अंदर, ठीक, लेकिन उसको जो है मैनेज करना ही एक दोस्तों सूरवीर का काम होता है। एक कहावत भी है। ठीक, तो जिस लाइन से हम जो है आज की जो क्लास है उसको समाप्त करेंगे, तो जो आज का हमारा जो मोटिवेशन लाइन है दोस्तों, वो या मोटिवेशन कविता कह सकते हैं या इसको कुछ भी आप लोग समझ सकते हैं, मोटिवेशन लाइन है कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। ठीक, तो याद रखना दोस्तों, धाराएं प्रतिकूल होंगी ही, लेकिन आप भी एक कुशल नाविक बनना है आपको। ठीक, तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।